तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी जोरों शोरों से और शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी आमीन पटवारी की प्रैक्टिस सेट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों ये सिर्फ आमीन पटवारी के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली जितनी भी भर्ती है, जैसे सीजीआई एसआई भर्ती या सहायक ग्रेड 3 भर्ती, इन सभी में आपका ये चीज़ें काम आने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में कूट आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों का लेवल भी थोड़ा अप है। इसीलिए मैंने इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट को डिज़ाइन किया है ताकि आप अपना प्रैक्टिस कर सकें और आप ये देख सकें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिवीजन पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए प्रश्नों का स्तर थोड़ा अप और मीडियम लेवल पे रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न हमको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। देखिए यहाँ पर कूट वाले प्रश्न हैं, है ना। यहाँ पर सभी टाइप से मतलब थोड़ा प्रश्नों का लेवल स्तर मैंने अच्छा रखा है, ताकि अगर आपके एग्जाम में थोड़ा टफ लेवल का प्रश्न भी आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसकी जो सॉल्यूशन है ना, मैं ट्रिक वाइज भी बताऊंगा और फॉर्मूले से भी बताऊंगा। जिसमें फॉर्मूले की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं फॉर्मूला, और जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं ट्रिक लगाकर आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए पेन कॉपी उठा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मेरी नहीं आपकी चल रही है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा शानदार, तभी मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू रखूँगा, अन्यथा यहीं पर छोड़ दूंगा। क्योंकि अगर आपका यहाँ पर कमेंट नहीं आता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें पसंद उतनी नहीं आ रही है। अगर उतनी नहीं आ रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर पसंद आ रही है तो इसी प्रकार से हम कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है सह अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ एक होता है। दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती है। तो बताइए इसमें से आंसर कौन सा सही है और कौन सा। तो देखिए सबसे पहले ये बोला गया है, देखिए पहले आप कमेंट पे इसका आंसर देंगे, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, फिर आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए पहला दिया है, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक होता है। तो दोस्तों ये सीधा के सीधा क्या है, एक रूल है कि एचसीएफ का मतलब ही यही है, मतलब सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स का जो परिभाषा ही यही है कि उन दो संख्याओं का एचसीएफ एक होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिया जो संख्या है 6 और 7, अब ये को प्राइम है या नहीं ये हमको चेक करना है, तो हमको सीधा इसका देखना है एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। तो 6 और 7 का महत्तम समापवर्तक आप निकालेंगे ना, तो ये ऐसी और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगी जो इनके अलावा हो। मतलब अगर मैं देखूं 6 6 किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, लेकिन वही 7 से भाग जाएगा क्या, नहीं। मतलब एचसीएफ का मतलब दोनों के दोनों उच्च संख्या से भाग जाने चाहिए, तो ये केवल और केवल एक से भाग जाएंगे। तो एक छक्का 6 और एक सत्ते 7, इसके अलावा वे अन्य किसी से भाग नहीं जाएंगे। इसलिए ये क्या है, एक को प्राइम नंबर है। तो जिसका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक एक होता है ना, वही संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर होती है। तो दोस्तों पहला तो सीधा का सीधा नियम दे दिया है, तो ये करेक्ट है। दूसरा बोला है, दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। चलिए भाई अब क्या बोला है ये देखिए। तो देखिए हमको एक चीज पता होती है एलसीएम और एचसीएफ में, जिसमें पहली संख्या एक संख्या और दो संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, उसके एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो सीधा सा सीधा नियम है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं को प्राइम नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट पे बात करूं, तो वहां पर इस एचसीएफ का मान क्या होता है, एक होता है। तो चलिए भैया एचसीएफ का मान अगर हम एक रख दें, तो यहाँ पर एक पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, ये हमको मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो यही तो बोला है कि दो सहभाज्य संख्या मतलब ये संख्या और ये संख्या इनका गुणनफल है ना, मतलब इसका लघुत्तम समापवर्तक उनके गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब इनका जो लघुत्तम समापवर्तक है ना, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इसी नियम को तो हमको निकालना था, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। तो जैसे एग्जाम में आप देखते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए फिर दिया है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा क्या होती है,
सह अभाज्य होते हैं, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि प्राकृत संख्याएं अगर मैं ले लेता हूँ 5 और 6 और बोला है क्रमागत, इसका मतलब 5 के बाद क्या आएगा 6, या फिर दूसरी संख्या ले लेता हूँ मैं 15 के बाद क्या आएगा 16। तो ये दोनों संख्याएं क्या है क्रमागत है। और इसकी खास बात भी ये है कि अगर इनका HCF आप निकालोगे तो ये भी क्या आएगा एक ही आएगा। 15 और 16 का भी HCF निकालोगे तो एक ही आएगा। इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब है कि प्रत्येक क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होती हैं सह अभाज्य होती है। तो ये करेक्ट है। तो ये तीनों के तीनों सहअभाज्य संख्याओं के नियम है जिसको कूट के आधार पर यहाँ पर व्यवस्थित करके वर्तमान में पूछा जाता है। तो इन तीनों चीजें आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। तो दिया है क्वेश्चन ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में तथा सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक आपके लिए रेशियो मेथड लेकर आ रहा हूँ जो हर किसी को समझ में आएगा और टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। चलिए प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है, सबसे पहले ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं। तो देखिए दिनों की संख्या यहाँ पर नीचे लिख दीजिए 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लिखिएगा। और बी प्लस सी ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं भाई। ठीक है, और सी प्लस ए इस काम को मिलकर, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो बोला है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसका मतलब एक ही कार्य क्षमता हमको निकालनी है कि आखिर ए की क्षमता कितनी है, वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो एक दिन में जितना काम कर पाएगा तो कुल काम को करने में कितना दिन लगेगा ये हम आराम से बता सकते हैं। तो चलिए भाई अब देखिए इस प्रकार से आपने व्यवस्थित कर लिया ना। तो अब देखिए दिनों की संख्या का आपको एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकाल दोगे तो आपको कुल कार्य मिल जाएगा। देखिए 12 का, 15 का और 20 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। तो एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 60 आएगा भाई, 60। तो यही क्या होगा हमारा कुल कार्य, कुल कार्य होगा कार्य। ठीक है, मतलब इतना कार्य हमको करना है, कुल कार्य। ठीक है, अब देखिए भैया ए प्लस बी 12 दिनों में 60 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 15 दिनों में 60 काम कर रहे हैं, सी प्लस ए 20 दिनों में 60 काम कर रहे हैं। तो मतलब इनकी क्षमता कितनी है। तो दोस्तों इनके एक दिन का कार्य निकालो। एक दिन का कार्य अगर हम निकालेंगे ना तो क्या करेंगे, 12 दिनों में 60 काम कर रहे हैं, देखिए इस प्रकार से निकालेंगे। 12 दिनों में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना निकालेंगे भैया, एक दिन में कितना करेंगे 60 भागित 12। तो 12 एक कम 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का भाग 60 से दे दोगे तो इसका क्या है क्षमता निकल जाएगी। तो ये कितना काम कर पा रहा है, 5 काम। देखिए दूसरे पेन से ले लेता हूँ। देखिए इतने आसान से धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि हर उस व्यक्ति को समझ आए जो पहली बार इन सभी चीज़ों को देख रहा है। तो देखिए 12 का भाग 5 से देंगे, 60 से देंगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60। मतलब इसकी क्षमता कितनी है, एक दिन में 5 काम करता है। वहीं 15 का भाग 60 से देंगे तो कितना आएगा, 15 चौक 60। तो एक दिन में वो 4 काम करेगा। वहीं 20 का भाग आप 60 से देंगे तो कितना आएगा, 20 तिया 60। मतलब एक दिन में सी प्लस ए 3 काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता मिल गई कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, वहीं सी प्लस ए एक दिन में मिलकर 3 काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब आपको बताना है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए आपस में मिलकर अगर एक दिन काम करें ना तो कितना काम कर पाएंगे। चलिए भैया इन तीनों का हम टोटल वर्क देख लेते हैं ना, टोटल वर्क। तो देखिए टोटल वर्क क्या करेंगे, सभी को जोड़ दीजिए। मतलब ए प्लस बी काम करेंगे प्लस बी प्लस सी काम करेंगे प्लस सी प्लस ए, सॉरी सी प्लस ए। ठीक है, हो जाएगा सी प्लस ए। अब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे भैया, चलिए जोड़िए। ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, ये 3 काम। तो 5 धन 4 धन 3, 5 धन 4 धन 3 काम। ये एक दिन का काम है। तो चलिए भैया ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो 2 सभी में कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा केवल a प्लस बी प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 9 3 12। इतना आ गया। चलिए भैया अब a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 12 का भाग 2 से दे दीजिए, 2 नीचे आ जाएगा ना। तो 12/2 बराबर कितना आ गया, 6। देखिए a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम को
6 दिनों में करते हैं, मतलब एक दिन में 6 काम करते हैं। ये एक दिन का कार्य है, एक दिन में 6 काम करते हैं। तो देखिए ए अकेला उस काम को निकालना है, तो ए की क्षमता हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर से हम ए की क्षमता निकाल सकते हैं, भैया। कैसे? देखिए यहाँ पर बी प्लस सी का मान दिया है, बी प्लस सी का मान कितना दिया है? 4 दिया है। तो ए का मान हमको निकल जाएगा। तो देखिए ए बी प्लस सी के जगह में हम क्या रखेंगे? 4। तो ये हो जाएगा 6। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 बराबर कितना आ गया? 2। तो ए का मान हमको 2 मिल गया भाई। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? ए एक काम को 2 दिन में कर सकता है, सॉरी, ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। इस प्रकार से समझिए, ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो हमको कुल काम कितना कराना है? 60 काम। तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? चलिए भैया, तो दिन लगेंगे हमको, दिन लगेंगे। ए का क्या हो जाएगा? 60 काम है और ए इस काम को 2 दिन में करता है, सॉरी, एक दिन में 2 काम करता है। तो कुल काम कितने दिन में हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो 30 दिन में हमारा पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना था आपको। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन। तो देखिए रेशियो मेथड को मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए ये सभी प्रैक्टिस सेट है ना, मतलब इसका मतलब है आपको पहले से तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है कि आपने पहले से तैयारी कर रखी है, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको टॉपिक्स वाइज चाहिए तो भी मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं टॉपिक वाइज लाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीज़ें मेरी पसंद आ रही है, तभी मैं इस प्रकार से कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, चलिए आपको जो चाहिए वो कमेंट कीजिए। चलिए अब देखते हैं। ये पेन थोड़ा डार्क हो जा रहा है, इसे मैं सॉर्ट करता हूँ। चलिए, एक कार एक यात्रा 8 घंटे में पूरी करती है। वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए एक कार चल रही है भाई, एक कार चल रही है और माना ये कोई यात्रा है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि एक यात्रा पूरे के पूरे 8 घंटे में, मतलब समय ले रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा दूरी उसको तय करना है तो टी बराबर इतना 8 घंटे का समय ले रहा है। ठीक है, और वहीं वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, मतलब यहाँ पर आधा दूरी, यहाँ से बीच का आधा दूरी ये तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। ठीक है, और शेष आधी दूरी, मतलब जो आधी दूरी बची है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इतना कितना कर रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रहा है। ठीक है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? बहुत ही आसान। देखिए अब यहाँ पर ए से बी तक जाने में उसको कितना समय लग रहा है? ए से बी तक जाने में उसे 8 घंटे का समय लग रहा है। वहीं ए से बी तक जाने में वो 2 चालों का प्रयोग कर रहा है, एक है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 2 मिनट दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम 2 चालों का प्रयोग ना कर कर एक औसत चाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल, जब आधी आधी दूरी अलग अलग चालों के उसमें जाएंगे ना, तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस सूत्र का सीधा प्रयोग करेंगे। यहाँ पर x बराबर ये पहली चाल और y बराबर ये दूसरी चाल है। चलिए भाई मान रखिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान कितना है? 40 और y का मान है 60 बटा, तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 60। ठीक है, बराबर हो जाएगा, चलिए भाई ये आ जाएगा 100, है ना, नीचे का 100, और ये हो जाएगा वैसे का वैसा रखिए 40 इंटू 60। ठीक है, देखिए ये जीरो कटा, ये जीरो और ये जीरो कटा, तो कितना आएगा? 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48। इसका मतलब एस बराबर कितना आया? 48 हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, चाल बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। अब देखिए हमको क्या निकालना है? कुल दूरी निकालना है भैया। देखिए आराम से सूत्र, तो क्या होता है? चाल बराबर एस बराबर दूरी बटा समय डी बाई टी होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी हमको निकालना है, तो समय को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो चाल गुना समय, ये हमारा दूरी का सूत्र आ गया। चलिए भाई मान रखिए, तो दूरी निकालना है, तो हम अब जो चाल लेंगे, औसत चाल लेंगे, तो कितना निकला हमका? 48 गुणित टी का मान कितना दिया है? 8 घंटा हमको दिया हुआ है, बस हमको दूरी निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा 8 8 64, 80 लाई 6, 8 चौक 32 और 6 38। यहाँ पर 384 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, 384 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा।
बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना था। देखिए एक एक स्टेप के साथ मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ ऐसे अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं जिनको मैथ समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। इनको थोड़ा बहुत आता है, वे स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बीजगणित से है ना, अलजेब्रा वाले क्वेश्चन है। देखिए यदि 2x² माइनस 13xy प्लस 21y² इज इक्वल टू 0 है तो x/y मतलब x रेशियो y का जो है मान आपको निकालना है, x/y का मान। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है केवल 2 3, केवल 4 9, केवल 7 2, केवल सॉरी यहाँ पर केवल 7 2 और 3 1 एक साथ, और यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन से बनाना है ना, तो ऑप्शन में जैसे आपको बनाना है तो x बराबर 2 लिख के y बराबर क्या है 3 लोगे यहाँ पर, है ना। पहले ऑप्शन के लिए यहाँ पर x का मान 4 हो जाएगा, y का मान 9, यहाँ पर x का मान 4, फिर y का मान 2, फिर x का मान 3, फिर y का मान 1। इस प्रकार से एक एक करके रख के देख सकते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेंगी आपकी, है ना। ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन आप सॉल्यूशन इतना करते रह जाएंगे ना कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा, इसलिए हमको बेसिक मेथड इसकी आनी चाहिए। चलिए तो देखिए हमारा जो समीकरण है यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या लिया है, 2x² माइनस 13xy प्लस 21y²। ठीक है, ये दिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान सा एक ट्रिक है, क्या कि इसमें आपको सबसे पहले जो अंतिम संख्या है और पहली संख्या है आपस में इनको गुणा करना है। देखिए अंतिम संख्या मतलब 21y², ठीक है, और पहली संख्या क्या है 2x²। इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42x² और y²। ये 42 है, 42, इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं। देखिए ये कितना आया 42x² y²। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को मैंने गुणा करके लिखा तो 42x² y² है। ऐसा मैंने क्यों किया, तो आपको क्या करना है, हमको ये जो बीच वाली संख्या है ना, ये जो बीच वाली संख्या है इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर उन संख्याओं को जब आप गुणा करोगे तो गुणा करने पर हमको क्या मिलना चाहिए 42 मिलना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर हमको वो संख्या 13xy ही रहनी चाहिए। इस प्रकार से तोड़ना है। तो देखिए चलिए भैया 42 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 7 × 6, 7 छक्के 42, और वहीं 6 और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा ना। बस इस प्रकार से आपको तोड़ना है। तो चलिए 2x² माइनस बाहर में रखिए, 13xy को हम किस में तोड़े हैं 6xy प्लस 7xy 7xy। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे ना, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 ही आएगा, और 6 और 7 को गुणा करेंगे तो सीधा क्या आएगा 42 आएगा। इसीलिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर तोड़ना सीखा है। ठीक है, मोस्टली लोगों को नहीं आता। तो चलिए यहाँ पर कितना आ गया 21y। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा 2x² माइनस खोलिए ब्रैकेट को, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6xy, और फिर प्लस और माइनस का माइनस 7xy प्लस कितना हो जाएगा 21y। ठीक है, चलिए भाई अब कर दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए 2 2 की जोड़ी बना लीजिए, 2 2 की जोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉमन निकालिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 6xy है, तो यहाँ पर 2x इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, निकल गया। यहाँ क्या क्या बचा भैया x बचा, एक x तो निकल गया और 2 भी निकल गया, तो यहाँ पर से 2 निकला तो क्या हो जाएगा 2 तिया 3, और x निकल गया तो क्या बचेगा y। ठीक है, वहीं यहाँ पर से दोनों में से माइनस निकालेंगे, और दोनों में से क्या कॉमन है, ये है यहाँ पर 7y। देखिए दोनों में 7y कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर क्या बचा 7y निकल गया तो ये x बचा, यहाँ पर प्लस निकल गया तो क्या बचा माइनस बचा, और यहाँ पर 7 तिया 21 और एक y तो यहाँ पर बचा हुआ है। इस प्रकार से मैंने निकाल दिया। अब देखिए जो बाहर में है उनको एक साथ, जो ब्रैकेट में है उनको एक बार, 2 बार है तो एक बार लिखिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7y। ठीक है, और वहीं ब्रैकेट वाले को एक बार लिखिए x माइनस 3y। इस प्रकार से आ गया। अब इन दोनों को बराबर 0 के बराबर एक एक करके आप रख देंगे तो हमारा मूल निकल जाएगा। चलिए रखिए भाई एक एक करके, यहाँ पर सबसे पहले 2x माइनस 7y में रखिए, 2x माइनस 7y बराबर 0 रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 7y, पक्षांतर कर देंगे तो x बटा y क्या हो जाएगा x बटा y 7/, इसका मतलब x और y का मान पहला तो 7/2 आ गया। ठीक है, x का मान 7 और y का मान 2। अब दूसरे में
फिर से हम लेंगे बराबर में x माइनस 3y बराबर 0 लेंगे, 0 लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, पक्षांतर कीजिए तो ये आ जाएगा 3y, तो x बटा y बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा 1। तो इस प्रकार से हमको x और y का मान 7 और 2, x और y का मान 3 और 1 दोनों मिला, इसलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 7 और 2 और 3 और 1, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोस्तों क्या है, ये 8वीं लेवल का प्रश्न है ना, इसको हम 8वीं लेवल पर इसी मेथड से सॉल्व करते थे और वहीं यहाँ पर आपको एज इट इज उठाकर ला के रख दिया गया है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्तर केवल और केवल 10वीं रहता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बस हमको क्या है, प्रैक्टिस नहीं होती इन चीज़ों की। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है, पक्षांतर क्या है, ऋण कहाँ से आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको डाउट नहीं होगी, ठीक है। फिर भी आपको डाउट होती है, इसका मतलब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम 0 लेवल पे मैं भी नहीं बता सकता, बाकी लोग बोर हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है दो संख्याओं का योग दिया है 12 और उनके व्युत्क्रम का योग दिया है 3/8, उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। तो आप एक एक करके चलिए, देखिए क्या है, दो संख्याओं का योग, माना वो संख्या कौन कौन सी है, x और y है, ठीक है। तो पहली बार में हमको ये बोला गया है इन संख्याओं का योग 12 है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूसरे में बोला है उनके व्युत्क्रमों का योग 3/8 है, व्युत्क्रम का मतलब होता है अपॉन में, जैसे x है, x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, ठीक उसी प्रकार से अगर y है तो y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y, 1/y, ठीक है। तो इन दोनों का योग दिया गया है 3/8। देखिए प्रश्नानुसार भैया इन दोनों का योग 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 3/8। तो देखिए पहला मान तो हमको मिल गया x प्लस वाई बराबर 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए y का गुणा ऊपर जाएगा तो y प्लस x का गुणा ऊपर आएगा तो x अपॉन आपस में इन दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा xy बराबर 3/8 आया, ठीक है। 8 को पक्षांतर तिर्यक गुणा कीजिए, y प्लस एक्स थे तो ये हो जाएगा 8, y प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई लिख सकता हूँ ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा 3x और y हो जाएगा। चलिए भैया अब यहाँ पर आप देखिए x प्लस वाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो x प्लस वाई का मान कितना दिया है, 12 दिया है, बस यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 और x प्लस वाई का मान 12, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3xy, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 × 96 और फिर 3xy। तो xy का मान हमको चाहिए, तो देखिए xy का मान हमको चाहिए, तो xy का मान हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा 96/3, ये कर देंगे, 3 1 कम 3, 3 3 9 और 3 दूनी 6। देखिए दोस्तों हमको एक मान क्या मिल गया, क्या मिला, xy बराबर 32, यहाँ पर xy का मान हमको 32। अब देखिए हमको क्या चाहिए, उन संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए हमने क्या संख्या मानी थी, x और y, तो हमको निकालना है इनके वर्ग करेंगे, इनके वर्ग करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो मतलब हमको x प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए, ठीक है। प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 12 मिल गया और x इंटू वाई बराबर 32 मिल गया। तो हमको एक सूत्र पता है दोस्तों, क्या, देखिए हमको एक सूत्र पता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए एक सूत्र आपको पता है ना, a प्लस बी का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a की जगह में x है और b की जगह में y है, ठीक है। ये सूत्र हमको पता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बस हमको मान रखना है, क्यों ये सूत्र मैंने यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान आसानी से मिल जाएगा, दोनों का योग यहाँ पर देख सकते हैं ना, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। चलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही तो हमको चाहिए, तो इसे वैसे के वैसे रखिए, प्लस यहाँ पर 2 है और 2x इंटू वाई, तो देखिए एक्स वाई का मान हमको 32 यहाँ पर मिल चुका है। तो देखिए भैया ये क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग मतलब 144, और देखिए 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, और ये इधर आके पक्षांतर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -64। तो ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, ठीक है। तो चलिए भैया इसको माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 0 और 14 में 6 गया 8। तो देखिए इस प्रकार से हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मिल गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, ऑप्शन नंबर ए 80 है।
और कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्योंकि मैं इसको एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा, आप तो चुटकियों में इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकिन बहुत ही आसान। इसके मैं दो मेथड आपको बताऊंगा, एक है नॉर्मल मेथड, एक मैं बताऊंगा एलिगेशन मेथड, ठीक है। दो मेथड में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर है, एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है। यदि वह 75 प्रश्नों का प्रयास करता है और 125 अंक प्राप्त करता है तो उसे कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, ठीक है। इसको अपने आप में लीजिए कि आप वहां पर एक छात्र हैं, आपको प्रत्येक उत्तर सही उत्तर के लिए 4 अंक मिल रहे हैं, और अगर एक गलत कर देना है ना तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। परीक्षा में आप बैठे हैं और आप 75 प्रश्नों पर क्या है टिक लगाते हैं, तो आपको कुल कितना मिलता है, 125 अंक मिलता है। तो बताइए भैया आपने कितना सही किया। बस इसके दो मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, चलिए पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड में हम चलते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है, पहले चलिए मानते हैं, माना आपने सही सही कितने उत्तर दिया, आपने सही उत्तर दिया एक्स दिया, एक्स प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो भैया चलिए बताइए आप गलत कितने देंगे, गलत कितने देंगे। तो दोस्तों एक्स में से मतलब 75 में से जो सही दिए उसको हटा के जितने आपने गलत दिए वो हो जाएंगे, मतलब 75 माइनस एक्स, इतने ही तो आपने गलत दिए है ना। मतलब जो सही है उसको माइनस कर दोगे, उतने क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो सही आपने एक्स दिया, गलत आपने 75 माइनस एक्स दिया। तो देखिए अब जमाना कैसे है, तो देखिए इन आपको कितने अंक मिले, 125 अंक मिले हैं, है ना। 125 अंक मिले हैं, जिसमें आप यदि सही करते हैं, सही अंक लेते हैं, मतलब सही उत्तर देते हैं, तो आपको कितने मिलते हैं, 4 अंक। मतलब यदि आप सही उत्तर देते हैं तो आपको कितने मिलेंगे, प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक। ठीक उसी प्रकार से यदि आप गलत करते हैं, तो देखिए गलत को क्या है, मैंने माना है 75 माइनस एक्स। यदि आप गलत करते हैं ना तो आपको कितने अंक काट लिए जाएंगे, 1 अंक। तो देखिए गलत करते हैं तो आपको 1 अंक यहाँ पर से काट लिए जाएंगे। तो देखिए 125 अंक मिले, तो यहाँ पर बताइए इन दोनों के बीच में मैं प्लस रखूंगा कि माइनस, यही तो मेन कंफ्यूजन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इन दोनों के बीच में माइनस रखूंगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो आपको सही उत्तर मिल रहा है उसमें तो आपको सही उत्तर मिल रहा है, लेकिन जो गलत उत्तर दे रहे हैं आप उसमें तो माइनस कर लेते हैं ना, तभी तो कुल अंक बनता है। मतलब जितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया उसमें से जितने प्रश्नों का आपने गलत उत्तर दिया उसको क्या कर देते हैं, माइनस। इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव मार्किंग। देखिए दोस्तों इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, माइनस। तो इस प्रकार से आपका उत्तर बस चुटकियों में आ गया, इस प्रकार से जमाना आ गया, मतलब आपका आंसर आ गया। देखिए बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 125 बराबर, ये हो जाएगा 4x माइनस 75 का माइनस एक्स का गुणा 1 से करोगे तो वही आएगा। चलिए भैया ब्रैकेट खोलिए, तो यहाँ पर माइनस 75 हो जाएगा, माइनस 75, और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 75 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 75, तो आपस में जोड़ दीजिए, तो 125 प्लस 75 है ना, बराबर 4x धन 1x कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 5x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, x का मान कितना हो जाएगा, 40। मतलब कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया है भैया, 40, 40, ठीक है। इसलिए आपको 125 अंक मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 40, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान टाइप का मेथड है, ये भी आपको मजा आएगा, ठीक है। आप दोनों मेथड में से जिसको आपको सहूलियत हो आप उसका यूज कर सकते। देखिए एलिगेशन मेथड में, चलिए आपने कितने प्रश्नों का प्रयास किया, 75। तो मान लेते हैं आपने 75 का 75 सही उत्तर दिया, ठीक है। 75 का 75 सही उत्तर दिया, इसका मतलब आपको कितने अंक मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक। तो 75 प्रश्न पर कितने मिलेंगे, 4, 75 इंटू 4। ये कब, जब आपने सभी का कितना दिया, सही उत्तर दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने सभी के सभी प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक, तो 75 प्रश्न पर 1 अंक हम क्या है, काट लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काट रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस रखें, माइनस। तो कितना हो जाएगा, 75 इंटू 4 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, सिलाई 2, 7 चौक 28 और 2 मतलब 300 अंक। यदि आप गलत करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, पूरा 75 का 75 माइनस हो जाता है, ठीक है।
इसका मतलब यदि आपने सबको सही किया तो आपको 300 अंक मिलेंगे, और यदि आपने सबको गलत कर दिया तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 75 अंक मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल अंक हमको कितना दिया गया है? 125 अंक दिया गया है, तो 125 को हम बीच में रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको रेशियो मिल जाएगा किसका, सही और गलत का। कैसे? तो देखिए इसको सॉल्व करना है तो आपको इसको माइनस करना है। ठीक है, माइनस कीजिए, तो 300 में से 125 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 175 आएगा। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों को भी माइनस करना था, लेकिन जब माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस, यहाँ पर भी तो पहले से माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 200। तो देखिए यहाँ पर अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 अट्ठे 200, और यहाँ पर 25 सत्ते 175 कट गया, तो 8:7 का यहाँ पर रेशियो है। ठीक है, तो सही और गलत का रेशियो है 8:7 का। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि 8 और 7 क्या है? 8 और 7 प्रश्नों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 8 और 7 15, मतलब अनुपातिक 15 का मान यहाँ पर हमको पहले से दिया गया है कितना? 75 है, 75। ठीक है, क्योंकि यही तो प्रश्नों की संख्या है। यहाँ पर अनुपात के रूप में 75 है, और यहाँ पर अगर बिना अनुपात के देखें तो यहाँ पर अनुपात के रूप में 15 है, और बिना अनुपात के देखें तो कितना है? 75। तो चलिए भैया, हमको किसकी वैल्यू चाहिए? कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है? देखिए यहाँ पर सही का अनुपात कितना है? 8। तो देखिए 15 का मान 75 है, तो हमको 8 का मान, अनुपातिक 8 का मान निकालना है। तो चलिए भैया कर दीजिए 75/15 गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 एकम 15, 15 पंचे 75, और 8 गुणित 5, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार से सही उत्तर का संख्या 40 फिर से आगे। तो इस प्रकार से आप दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जो मेथड आपको पसंद आए आप उसका यूज़ कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपकी जो है स्पीड यहाँ पर से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? इनको मैं चुटकियों में बताने का आपको प्रयास करूंगा, मतलब टाइम ही नहीं लगेगा इसको बनाने में। क्यों? क्योंकि एक शानदार मेथड है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। इस प्रकार से हर प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि, मतलब माना मैंने पहले कितना है, चीनी की कीमत 100%। ठीक है, 100% है। अब इसमें 25% की अगर वृद्धि हो जाएगी तो नया मूल्य कितना हो जाएगा भैया? 125। ठीक है, तो 100 से कितना हो जाएगा? 125। तो यहाँ पर 25 चौक 100, और यहाँ पर 25 पंचे 125, मतलब पहले मूल्य 100 था, अब मूल्य कितना हो गया? 125। तो 4 से क्या हो जाएगा? 5, मतलब 4 से यह क्या हो जाएगा? 5, 4 से 5 हो गया, हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? कितने प्रतिशत कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च को हमको अपरिवर्तित रखना है। मतलब 4 से 5 हो गया है, इसका मतलब 5 को हमको फिर से क्या करना है? 4 बनाना है। तो देखिए इन दोनों में अंतर कितना है? 1 का, मतलब हमको क्या करनी है? 1 की कमी करनी है, 1 की कमी करनी है, लेकिन अब कमी किस में करेंगे? 5 में करेंगे। 5 में करेंगे ना, तभी तो वो 4 बनेगा। 4 से पहले 5 बना, तो 5 को हमको फिर से 4 बनाना है, तो हम किस में करेंगे कमी? 1 की कमी करेंगे 5 में, तो वो पूरा का पूरा फिर से 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना परसेंट में बना दीजिए, तो 1/5 गुणित 100। ठीक है, ये परसेंट में आ जाएगा। तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 20, तो ये 20%। मतलब आप 20% की यदि कमी करें तो आप 25% की वृद्धि होने पर 20% कमी होने पर मूल्य क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखिए मतलब खर्च अपरिवर्तित रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, इजिली चुटकियों में आपका आंसर आता। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप बनाइए। यदि चीनी की कीमत में एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, फिर आप बनाइएगा। यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि की जगह में अगर मैं 25% कमी करूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ रहा है, 25% की कमी करूँ तब क्या होगा? यहाँ पर देखिए 25% की कमी अगर मैं करूँ तब क्या होगा? तो देखिए पहले मूल्य 100 था, अब अगर मैं 25% की कमी करूँ तो ये हो जाएगा मूल्य 75। ठीक है, मतलब पहले 100 रुपये में था, अब 75। तो देखिए क्या हुआ? तो 25 चौक 100, 25 दिया 75, मतलब मूल्य क्या हो जाएगा? 4 से 3 हो जाएगा। तो बताइए अगर मैं इसमें 25% कमी करूँ तो कितनी मैं इसमें वृद्धि करूँ कि जो खर्च है अपरिवर्तित रहे? तो बताइए भैया, यहाँ पर मूल्य 4 में से 3 हो गया, तो देखिए कितने की वृद्धि करनी है तब 4 आएगा? तो 3 में से अगर मैं 1 की वृद्धि करूंगा ना, तभी तो वो 4 आएगा। और किस में वृद्धि करूंगा? मैं वृद्धि करूंगा 3 में वृद्धि करूंगा, है ना। 1 की वृद्धि किस में कर रहा हूँ? 3 में वृद्धि कर रहा हूँ। अब परसेंट निकाल दीजिए भैया, हमारा आंसर आ जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 सही 1/3। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा अगर हम 25% की कमी करते हैं तब। ठीक है,
ये दो चीज़ें मैंने बता दी। 25% की वृद्धि करते हैं तब भी आपका आंसर मैंने बता दिया, 25% की कमी करते हैं तब भी मैंने आपको आंसर बता दिया। चलिए एक आंसर आप दीजिए। यदि चीनी की कीमत में मैं 55% की, ठीक है, 55% की अगर मैं वृद्धि करता हूं तो बताइए कितने प्रतिशत की मैं उसके मूल्य में कमी करूं कि खर्चा परिवर्तित रहे। ठीक है, इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 420 है। उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत ही शानदार। देखिए बोला है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से, तो देखिए दर क्या दिया है, आर का मान कितना है, दर 10%। समय यहाँ पर टी दिया गया है 2 वर्ष का। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात सीआई का मतलब कितना दिया है, 420 दिया है। अब यहीं पर उसी राशि पर उसी दर से, देखिए उसी राशि पर मतलब जिस राशि का मान आपको निकालना है, और दर देखिए दर अभी भी वर्तमान में दर कितना है, इसमें भी 10% ही है, और समय इसमें भी 2 वर्ष का ही है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मूल्य दिया है, साधारण ब्याज क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 वर्ष का निकाल रहे हैं तो इसमें दर कितना होगा, कुल दर कितना होगा ये निकालना है। तो एक सूत्र है x प्लस वाई अपॉन 100। जब भी आपको 2 वर्ष का दिया है आप इसमें आसानी से निकाल सकते हैं क्या? तो देखिए x का मान पहले 10 रखिए, ठीक है, 10% प्लस y का मान फिर से 10%, क्योंकि अगले वर्ष भी 10% की बेसिस पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर x और y हो जाएगा 10 दहम 100/100, ठीक है, तो यहाँ पर कट जाएगा, ये बचा 1%, तो 10% और 10% और 1%, ये टोटल कितना आया 21%। देखिए 21% हमको क्या मिलेगा, दर पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो 21% की वैल्यू यहाँ पर दी गई है कितनी, 420, मतलब सीआई का मान यहाँ पर दिया गया है 420। अब देखिए दोस्तों हमको निकालना क्या है ये पता समझ लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पर हमको निकालना है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, और उसी दर पर। देखिए पहले वर्ष में उसको 10% का साधारण ब्याज लग रहा है, दूसरे वर्ष पर भी उसको 10% के आधार पर साधारण ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब हमको कुल कितना, हर साल में समान ही मिलेगा ना। देखिए साधारण ब्याज की खास बात ये रहती है कि वो हर साल समान ही रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होती है, बढ़ोतरी होने रहती है। तो इसका मतलब है वो पहले वर्ष में भी उसको 10% का ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष में भी 10% का ब्याज मिलेगा। इस प्रकार से 2 वर्ष का ब्याज उसको कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। इसका मतलब ठीक यहाँ पर रखा गया है कि 21% का मान 420 है, तो 20% का मान कितना होगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 420/21 गुणा 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 एक कम 21, 21 दूनी 42, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 400। 400 आपको क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट है, और कुछ भी नहीं करना था, चुटकियों का यहाँ पर आंसर था। ठीक है, अगर इसको आप और अदर मेथड जाएंगे ना, फॉर्मूला मेथड या और कुछ तो यहाँ पर टाइम टेकिंग होता है, इसलिए इन चीज़ों को आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कूट वाले प्रश्न है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला दिया है, यदि सीपी और ईपी बड़ा हो एसपी से, देखिए यहाँ पर मुंह है, मुंह जिधर है वो बड़ा है, तो यदि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य है से तो हानि होती है। दूसरा है लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा विक्रय मूल्य अर्थात एसपी पर की जाती है। तीसरा है यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो एसपी बराबर सीपी इंटू 1.20 है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है यदि सीपी बड़ा हो एसपी से, मतलब क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से तो हानि होती है। अब खुद में इमेजिन कीजिए ना, यदि मैं कोई पेन लेता हूँ 10 रुपए में, ठीक है, और उसको बेच देता हूं मैं इसके कम मूल्य पे 8 रुपए में, तो बताइए मुझे लाभ होगी क्या हानि? जाहिर सी बात है, मैं ज्यादा में खरीद रहा हूं और कम में बेच रहा हूं तो मुझे हानि होगी। और यदि मैं इसी को 10 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेचता तो यहाँ पर क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कम में खरीद कर मैं ज्यादा में बेचूंगा तो लाभ ही होगा ना। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट है कि क्या, यदि क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से, मतलब यदि आपने ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तो आपको डेफिनेटली श्योर है आपको क्या होगी, हानि होगी। तो ये तो करेक्ट है भाई। ठीक है, दूसरा है लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा विक्रय मूल्य पर की जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो हमेशा लिख दिया गया है ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको स्पेशल कंडीशन नहीं दिया गया है कि आपको लाभ का गणना
विक्रय मूल्य पे करना है, ऐसा नहीं दिया गया है तो सीधा आपको लेना है क्या, क्रय मूल्य। हमेशा लाभ और हानि की गणना हमेशा की हमेशा क्रय मूल्य सीपी पर की जाती है, ना कि एसपी पर, ठीक है। लेकिन अगर विशेष कंडीशन में बोला जाए कि आपको लाभ की गणना इस विक्रय मूल्य पर करनी है, तब आप विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करेंगे, अर्थात हमेशा आप क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि की गणना करेंगे, ठीक है। तो आपका ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा है, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेचा जाता है तो एसपी बराबर ये होता है। बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए कोई वस्तु, देखिए एसपी ये 20% लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सीपी क्रय मूल्य लेंगे और क्रय मूल्य का 20% पर आपको बेचा जा रहा है, तो सीपी का क्या है 20% में आपको बेचा जा रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य का बराबर मान ही क्या होता है, क्रय मूल्य धन क्रय मूल्य का जो परसेंट आपको मिल रहा है ना, वही क्या हो जाएगा, उसका पर एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसका मतलब सीपी का 20% आप लेंगे। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, सीपी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस दोनों में से कॉमन निकल गया 1 प्लस 20%। तो 20% को मैं क्या रखूंगा, 20 बटा रखूंगा, ये हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी 5 इधर जाएगा, 5 एकम 5 और 1 6/5 ये हो जाएगा। तो काटिए भैया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 10.5 दूनी 10, तो सीपी इंटू इस प्रकार से लिख सकते हैं 1.2। तो ये देखिए 1.20 भी लगा सकते हैं, दशमलव के बाद आप जितनी संख्या लगाए कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 0 लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आ गया एसपी बराबर सीपी इंटू 1.20 ये होता है। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। देखिए टफ कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम टिकिंग है, अन्यथा कुछ भी नहीं, लेकिन समझाना तो बहुत जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एक 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए भाई, सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए, एक 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले, मतलब एक मुझे क्या लेना है, वर्ग लेना है, ये वर्ग लेना है, ठीक है, वर्ग लिया मैंने। अब इसकी भुजा कितनी दी गई है, 28 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा, ये भी 28। इतना तो बात आपको समझ। अब बनाना है हमको वृत्त बनाना है, तो इस वर्ग के अंदर एक बनाना है, क्या, वृत्त बनाना है भैया, वृत्त बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से वृत्त बन गया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, ये हमको बोला गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। देखिए कैसे बनाना है, तो देखिए वर्ग है उसके अंदर वृत्त है, तो उसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए इसकी लंबाई है 28 सेंटीमीटर, तो ये केंद्र है, तो इसका व्यास भी क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या है, इसका व्यास है, व्यास है ना। तो देखिए इसका मान है 28, तो इसके समांतर भुजा ये भी कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी ना। देखिए दोनों बराबर हैं, जो कि ये क्या है, वृत्त का व्यास है, व्यास है। तो हमको त्रिज्या यहाँ पर से मिल जाएगी, कैसे, क्योंकि व्यास d बराबर यहाँ पर 28 दिया है, तो त्रिज्या r क्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो आधी हो जाएगी, तो 28/2। इसका मतलब हमको व्यास मिल गया 14, सॉरी त्रिज्या मिल गई हमको 14, तो वृत्त की त्रिज्या हमको मिल गई। दोस्तों और क्या चाहिए, क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं। तो बताइए भाई अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। एक सूत्र है क्षेत्रफल का सूत्र, क्या, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर, बस आपको मान रखना है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए भैया पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान हमको मिल गया 14, रख दीजिए 14 का स्क्वायर, इसका मतलब 14 गुणित 14, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 गुणित 14, कर दीजिए भैया, आपका आंसर आ जाएगा 616। 44 गुणित 14 करेंगे 616 आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आपको क्षेत्रफल निकालना था और कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इन चीज़ों से बच्चों को डर लगता है ना, क्योंकि मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो इस प्रकार से सवालों से थोड़ा डर लगता था, क्यों, क्योंकि इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग अलग से इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, देखिए वीडियो लंबी जा रही है, इस पर ध्यान मत दीजिए, वीडियो पर क्वालिटी क्या है, मतलब आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। चलिए प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है,
आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। देखिए तो यहाँ पर दिया गया है ऊंचाई, देखिए ये शंकु आपको दिया गया है, तो ऊंचाई h बराबर आपको 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है। वहीं आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दे दिया गया है। ये डायग्राम आपको नहीं दिया जाता, ये मैंने पहले से बनाकर रखा है क्योंकि ज़्यादा बनाने में टाइम ना लगे। तो r का मान कितना दे दिया गया है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए भैया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए लंब वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका दोस्तों सूत्र होता है क्या, पाई आर एल। ये सीधा सूत्र आपको याद रखना है, पाई आर एल। यहाँ पर एल जो है ना, एल ये है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो ये वाली लाइन है, ये क्या है, एल है, एल है। तो इस प्रकार से इसका वक्र पृष्ठ इस सूत्र से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एल का मान दिया गया है क्या, नहीं, तो एल का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए एल का मान अगर हमको निकालना है तो एल का मान होता है √h² प्लस r², मतलब ऊंचाई का वर्ग और त्रिज्या का वर्ग। इस प्रकार से एल का मान आपको निकालना होता है, सीधा सूत्र को आप याद रखिएगा। तो देखिए चलिए भाई एल बराबर निकाल लीजिए, एच और आर का मान तो दिया हुआ है, एच का मान कितना दिया है 24, तो ये 24 का वर्ग हो जाएगा, धन आर का मान कितना है 7, तो ये 7 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 24 का वर्ग कितना दिया है, 24 का वर्ग कितना होता है 576, 576, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49। चलिए भाई जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625, और किसका वर्गमूल है भैया 625, तो ये है 25 का वर्गमूल, ठीक है। तो एल बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25, तो इसका मान हमको मिल गया भैया 25, ठीक है। बस आप क्या करेंगे, आप सूत्र में मान रख दीजिए, सूत्र में मान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको मान रखना है, तो मान रखना है तो चलिए भैया रखिए पाई आर एल, इसको यहाँ पर मान रख दीजिए। तो पाई का मान हमको पता है 22/7, आर का मान हमको पता है क्या दिया गया है 7, और एल का मान हमको मिल गया है ये देखिए नीचे में 25, तो बढ़िया 25 रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 और 7 कट जाएगा, 22 × 25 कीजिए भैया, 22 × 25 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 इंटू 25 दूनी 50, आपका आंसर आ जाएगा 0, 5 और 5, तो 550 आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से कूट वाले प्रश्न आ गए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न दिया है ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। गुण या प्रमेय से प्रश्न सीधा इस प्रकार से कूट वाले बना के रखा जाता है, ठीक है। तो यह है एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, सबसे पहला ये दिया है। दूसरा है एक आयत के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटे। तीसरा है एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं। बस प्रमेय से यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज गुण पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला दिया है एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं नहीं, तो दोस्तों ये 100% सही है क्या कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण, देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज है, इसके दो विकर्ण यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं बराबर भागों में। मतलब ये जो मान है वही मान ये भी होगा, ये जो मान है वही मान ये भी होगा। इस प्रकार से दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और समकोण पर बोला है, इसका मतलब ये कोण कितना होगा 90 अंश, ठीक उसी प्रकार से ये कोण भी 90 अंश, और इसी प्रकार से ये कोण भी 90 अंश, ठीक है, और इसी प्रकार से ये कोण भी 90 अंश, ठीक है। इस प्रकार से 360 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। तो दोस्तों ये 100% सही होगा। दूसरा है एक आयत के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटें। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीजें भी आप देखिए, यहाँ पर एक विकर्ण आयत है, इसका एक विकर्ण ये है, ठीक है, और इसका एक और विकर्ण यहाँ पर से मैं खींचता हूँ, देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर इन दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, मतलब जो लंबाई इस विकर्ण की है वही लंबाई इस विकर्ण की होगी। तो आयत के दोनों विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं, ये तो करेक्ट है। और साथ ही साथ यह भी आवश्यक नहीं है कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटे, मतलब ये जरूरी नहीं है ये भी 90 डिग्री हो और ये भी 90 डिग्री हो, ये जरूरी नहीं है। अगर ये वर्ग होता तो ये पॉसिबल होता, लेकिन आयत में इस प्रकार से जरूरी नहीं है, तो ये टोटल ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वहीं तीसरा में बोला है एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं। देखिए मैंने यहाँ से समांतर चतुर्भुज बनाया है, तो इसके सभी कोण बराबर होते हैं, क्या ये सही है? तो दोस्तों ये बिल्कुल का बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सभी कोण बराबर नहीं होते, बल्कि इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
मतलब ये कोण और ये कोण इन दोनों का सम्मुख है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो ये गलत है, तो केवल और केवल कथन पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, मैंने डायग्राम्स बनाने की कोशिश की है और बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पर मैथ्स को आपको रटना नहीं है, समझ। ठीक है, रटने वाली चीज़ें तो बहुत सारी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेन से संबंधित है ना, दिया है चाल समय दूरी से, है ना प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। दिया है एक ट्रेन 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ठीक है, चलिए दिया गया है एक ट्रेन है, ठीक है, अब एक प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, ये है प्लेटफॉर्म, इसका इसकी लंबाई दी गई है यहाँ पर 110 मीटर। चलिए भैया ये 110 मीटर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। अब इसको पार करने में 13.5 सेकंड का समय लेता है। वहीं यही ट्रेन एक खंबे को, चलिए एक खंबा मैंने इस प्रकार से बना लिया, एक खंबे है, इसको पार करने में वो क्या ले रही है 9 सेकंड का समय। तो देखिए यहाँ पर टाइम दिया है, इसका लंबाई नहीं, इसको पार करने में 9 सेकंड का समय। ठीक है, तो ट्रेन की गति क्या है। तो देखिए इसकी बेसिक समझिए, आपको चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। क्या, तो देखिए यहां पर बोला गया है, माना ट्रेन की लंबाई हमको दी गई है, क्या नहीं, एक्स मैंने माना। तो एक चीज आप समझिए, यदि ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार कर रही है जिसकी स्वयं की क्या है लंबाई है, तो वो खुद का भी दूरी, मतलब खुद की भी लंबाई, साथ ही साथ उस चीज की भी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। इसका मतलब देखिए ट्रेन की खुद की लंबाई है, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, तो अगर वो दूरी तय करेगी ना, तो इसकी दूरी तय करने की क्षमता क्या होगी, x और 110 मीटर दोनों, मतलब खुद की भी लंबाई साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर भी दूरी तय करेगी। तो कुल दूरी वो तय करेगी x प्लस 110 मीटर, खुद की भी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, वहीं अगर मैं एक खंबे को पार करने की बात करूं, तो दोस्तों ये जो खंबा है ना, इसकी खुद की लंबाई को नेग्लेक्ट माना जाता है, नगण्य माना जाता है, इसकी केवल ऊंचाई होती है। इसका मतलब आपने क्या समझा कि अगर वो खंबे को पार करेगी ना, तो वो केवल और केवल अपनी ही दूरी के बराबर, लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। इसका मतलब अगर वो खंबे को पार करती है तो कुल दूरी कितनी तय करेगी, केवल केवल अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताने थे आपको। यहाँ पर इसकी भी अगर आप नहीं समझते तो भी आपका आंसर आ जाता। क्या, देखिए कैसे, तो देखिए अगर वो एक खंबे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है, और वहीं ठीक प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई को पार करने में, देखिए यहाँ पर दिया गया है, इन दोनों को पार करने में वो 13.5 सेकंड, 13.5 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, सेकंड का समय लेती है। ठीक है, तो हमको बस इसमें क्या करना है, अगर उसकी चाल निकालनी है, गति निकालनी है ना, तो किसी भी एक का हमको टाइम और उसकी लंबाई दोनों पता होनी चाहिए। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो किसी भी एक का, यदि हमको ट्रेन का ही अगर बोले, ट्रेन की अगर लंबाई पता होती और उसका समय पता होता तो हम चाल निकाल सकते थे। वहीं उसी प्रकार से यदि हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई पता होती और अगर उसका क्या होता समय पता रहता तो भी हम चाल निकाल सकते। तो देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर 110 मीटर दे दी गई है, लेकिन अगर वो पूरा का पूरा ट्रेन की खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में पार कर रही है, तो इस केवल प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वो अपने लंबाई के बराबर, मतलब 9 सेकंड की दूरी यहाँ पर अपने लंबाई के बराबर तय कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को एक्स्ट्रा उसको कितना तय करने में समय लग रहा है, तो देखिए समय लग रहा है 13.5 सेकेंड माइनस यहाँ पर 9 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए टोटल, यहाँ पर सेकेंड को मत लिखिए भाई, काउंट नहीं कर पाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा 9 सेकेंड। इसका मतलब 4.5 सेकेंड उसको क्या लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं। एक्स्ट्रा का मतलब ही क्या है, एक्स्ट्रा मतलब उस प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में 4.5 सेकेंड का टाइम लगा है। यहाँ पर देखिए t बराबर हमको 4.5 सेकेंड मिल गया, d बराबर 110 सेकेंड मुझको मिल गया इस प्लेटफॉर्म के लिए, है ना, प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, बस इसी चीज को हमको मुझे समझाने में आपको टाइम लगा है, वरना था कुछ भी नहीं। ठीक है, सीधा आपको क्या करना था, दूरी दिया है, इसका समय और इसका समय को माइनस करना था, आपका चुटकियों में आंसर आना था। लेकिन मेरा काम है समझाना, ना कि रटवाना। ठीक है, तो चलिए अब हमारा कुल चाल क्या निकल जाएगा भैया, चाल निकल जाएगा, हमको दूरी मिल गई है 110 मीटर और समय मिल गया है हमको 4.5 सेकेंड। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हमारा आंसर यहीं पर से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको किस में मिला है,
सेकेंड में मिला है, हमको क्या चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हमको चेंज करना है तो किससे गुणा करना रहता है, 18/5 से ये करना रहता है, मैंने पहले भी बताया है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं 4.5 है यहाँ पर, अगर दशमलव हटाना है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 4.5 की जगह में क्या लिखूंगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा, 45/10 आता तो 10 कहाँ चले गया, ऊपर में। इस प्रकार से बस आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 5 नियम 45, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, वहीं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 88 हमारा आंसर आ जाएगा 88। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। क्या अब सीधा मैं ट्रिक से बताऊंगा, जरूरत है क्या, जरूरत है, क्यों, क्योंकि ऐसे में आपको लंबा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए क्या करना था, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है कितना, 110 मीटर। ठीक है, यहाँ पर कुल समय हमको दिया गया है 13.5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर खंबे की क्या है, अगर इसको पार करता है तो उसको 9 सेकेंड का टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर कुल का दिया है और खंबे का दिया है, तो आपको बस क्या करना था, 13.5 माइनस 9 करना था, तो आपका 4.5 सेकेंड जो था वो प्लेटफॉर्म का क्या था, समय मिल जाता। तो यहाँ पर हमको समय टी बराबर मिल गया और डी बराबर डिस्टेंस मिल गया 110। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी हमको मिल गया है 110 और समय हमको निकला है 4.5। देखिए इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर देते, हमारा आंसर आ जाता। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई तो यार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5a इज इक्वल टू 7b इज इक्वल टू 9c है तो ए बी सी का मान क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। बहुत ही शानदार और चुटकियों में बनाने वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर दिया है, मैं यहाँ पर फिर से लिख लेता हूँ, 5a इज इक्वल टू 7b इज इक्वल टू 9c, इस प्रकार से चीज़ें दी गई हैं। तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी का मान चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो देखिए जैसे ए का मान चाहिए तो ए को आप छुपा दीजिए, तो इस 5a को छुपा दीजिए और जो यहाँ पर बी और सी है ना, इसको आपस में गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 × 7, 9 × 7। ठीक है, रेशियो। ठीक उसी प्रकार से अब बी का मान चाहिए तो बी को छुपा दीजिए और ए और सी को गुणा कीजिए, तो ए और सी का गुणा कीजिए तो 5 × 9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अब सी का मान चाहिए तो सी को छुपा दीजिए और आपस में ए और बी को गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × बस आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 × 7 = 63, 5 नियम 45 और 5 × 7 = 35। ये ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको मेथड समझने हैं। ठीक है, वरना के मान के आप बनाते रहते आपके टाइम ऐसे ही निकल जाता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 15, 1 से 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, तो 1 से 100 के बीच में ऐसी संख्या जो 2 और 3 से भाग चले जाए। देखिए जैसे अगर मैं 2 लूंगा संख्या तो ये केवल 2 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है क्या। 3 लूंगा तो ये केवल 3 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं। 4 लूंगा तो ये केवल 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं। 5 लूंगा ये तो किसी से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 6 लूंगा तो देखिए 6 जो है ना, ये 2 से भी भाग चले जाएगा और 3 से भी भाग चले जाएगा पूरी तरह। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 वो संख्या होगी, है ना। इसके बाद हम अगर देखिए तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 2 और 3 दोनों से भाग चले जाए, तो देखिए 12 से। ठीक है, तो 12 जो है 2 से भी भाग चली जाएगी और 3 से भी भाग चली जाएगी। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट संख्या 18 होगी, तो 18 भी 2 से भाग चली जाएगी, 3 से भाग चली जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको पूरे 6 के गुणज निकालने हैं, तो 6 के गुणज निकालने हैं कहाँ तक, 200 तक, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से जब भी प्रश्न दिए गए ना जिसमें से दोनों से विभाज्य है ये पूछा जाए, तो सीधा आपको उस संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है। 2 और 3 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 तिया है, एलसीएम 6 है। अब इस एलसीएम को जो 200 जितने के बीच में संख्या बोली गई है ना, 1 से 200 के बीच में संख्या है, तो 200 बटा हमको क्या कर देना है, 6 से भाग दे देना है। और इस प्रकार से भाग दीजिए कि भागफल हमेशा पूर्णांक का है, पूर्णांक। देखिए ये आ जाएगा 6 कम 6, तो ये जाएगा 6 तिया 18, फिर 2 बचा 6 तिया 18। फिर आगे अगर हम भाग दें तो ये दशमलव में चला जाएगा, लेकिन हमको पूर्णांक में संख्या लेनी है, तो सीधा के सीधा यहाँ पर 33 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से 6 के गुणज आपको 33 मिल जाएंगे, लिख के ले लो, बना के देख लो।
ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, बस आपको दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना था और 200 से भाग देना था, आपका जो है यहाँ पर संख्याएं मिल जाती। ठीक है, तो 33 इस प्रकार से संख्या आपको मिल जाएंगी जो 2 और 3 दोनों से भाग चले जाएं। देखिए बेसिक मैंने बताया है कि आखिर आपको करना क्या है, इसके बाद कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 15 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, चलिए आगे के प्रश्न हम या फिर बाद में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे के प्रश्न, यहीं पर करा दूं, यहीं पर करा दूं क्या? चलिए देख लो यार क्या मतलब, नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से 20 प्रश्न दिखेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को सिरे से सिरे मिलाकर रखा जाता है, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए जो घन है ना उसको सिरे से सिरे मिलाकर रख दिया जाता है। देखिए इस प्रकार से 3 घन है, पहला घन है, ये दूसरा घन है, ये तीसरा घन है, तो आपस में मिलाकर सटा कर रखा जाता है। ठीक है, तो परिणामी जो घनाभ है, अब नया घनाभ बन गया, तो उसका क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए दोस्तों घन है ना, घन की खास बात क्या होती है, घन की खास बात क्या होती है कि इसकी लंबाई भी बराबर होती है, चौड़ाई भी बराबर होती है और ऊंचाई भी बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, इसका मतलब उसकी लंबाई भी 4 होगी, चौड़ाई भी 4 होगी और ऊंचाई भी 4 होगी। अब इस प्रकार से इन तीनों को आपस में मैंने मिला दिया, तो देखिए इसकी जो है ये लंबाई भी कितनी है, 4 है, ये लंबाई भी कितनी है, 4 है, ये लंबाई भी 4 है, तो इस प्रकार से इसकी नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 धन 4 धन 4, मतलब 12 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो तो उतनी की उतनी ही रहेगी ना, आप चाहे 20 घन को आपस में जोड़ो, उसकी चौड़ाई भी उतनी रहेगी, ऊंचाई भी उतनी रहेगी, लेकिन उसकी लंबाई केवल परिवर्तित हो। इसका मतलब इस घनाभ की, अब जो घनाभ की लंबाई कितनी आ गई, लंबाई बराबर 12 आ गई, चौड़ाई तो उतनी की उतनी रहेगी घनाभ की भी, और ऊंचाई भी उतनी की उतनी ही रहेगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है क्या, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये सूत्र होता है, बस यहाँ पर आपको मान रख देना, जहाँ पर L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई है। चलिए भैया यहाँ पर 2L का मान कितना दिया है, लंबाई कितनी हो गई है इसकी 12 गुणित B का मान कितना है, B का मान 4 है, ठीक उसी प्रकार B का मान 4 है और H का मान भी 4 है, ठीक उसी प्रकार H का मान 4 है और B का मान 12 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 12 चौक 48 धन 4 चौक 16 धन 12 चौक 48। चलिए भाई जोड़िए, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर 8 8 16, 16 और 6, 16 और 6 22, ये 2 आ जाएगा, सिलाई 2 आएगी, 4 4 8 और 1 9 2 11, 112 आएगा, 112 दूनी, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 224 यहाँ पर क्या है आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना था, बस आपको बेसिक्स का ज्ञान होना चाहिए, आप चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 50 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 48.6 किलोग्राम है, यदि 20 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कियों का औसत वजन क्या है? बस कुछ नहीं है, इसको जमाना कैसे है वो आप देखिए। देखिए कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं 50 है भैया, ये कुल है 50 है, सॉरी कुल है 50 है, हाँ ठीक है, 50 छात्र हैं। अब इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या, बॉय कितने हैं और गर्ल कितने हैं बताइए भैया। तो यहाँ पर बॉय कितने हैं, 20 लड़के हैं, तो 20 लड़के हो गए। तो अब बताइए इस कुल छात्र हैं 50 हैं और उसमें 20 लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है 30 क्या हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी लड़कियां, हो जाएंगी ना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया बस। अब है इनका औसत वजन, देखिए 50 छात्रों का औसत वजन 48.6 है। देखिए हमको क्या निकालना है, इनका योग निकालना है, तो एक सूत्र आपको पता है औसत का, तो औसत बराबर क्या होता है भाई, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। ठीक है, योग बटा संख्या ये होती है। तो बताइए योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा औसत इंटू संख्या। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या, ये योग का सूत्र हो जाएगा। तो देखिए सबका योग आपको निकाल देना है बस। ठीक है, तो देखिए 50 का औसत वजन इतना है, तो योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा, औसत से गुणा कर दीजिए। ठीक है, बराबर, ठीक है, वहीं 20 लड़कों का औसत वजन कितना है 54, तो यहाँ औसत से गुणा कर दीजिए, प्लस
30 लड़कियों का औसत वजन हमको नहीं पता है तो हमने क्या मान लिया, x। बस इस समीकरण को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, बस इस प्रकार से अरेंज करना आना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए 50 का औसत वजन 48.6 है, 20 का औसत वजन 54 है, तो 30 का औसत वजन कितना है, यही तो पूछा गया है। चलिए तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर अगर मैं शून्य को इधर दे दूंगा तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 48.6 को 486/10, तो यहाँ पर शून्य और शून्य खत्म हो जाएगा। चलिए कर लेता हूँ यार, इसको मैं 886.10 दशमलव अगर मैं हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 486, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, ये 3, 8 पंचे 40 और 3 43, 80 लाई 4, 5 चौक 20 और 4 24, 2430 बराबर। चलिए भैया यहाँ पर 50 1900 108, तो 1080 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस कीजिए, तो 0 13 में 8 कितना गया 5, और 4 सॉरी ये 3 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1350 बराबर 30x, तो x बराबर हो जाएगा 1350/30। ठीक है, ये कटा, ये 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, तो x बराबर 45 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ भी नहीं करना था, इतने चुटकियों में मैंने आपको आंसर बताया, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, 10,000 की राशि है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन आ गया, इसके जगह में मैंने दूसरा लिया था, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इसमें आपको समझानी होगी, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताऊंगा, इसका पेंडिंग रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका मैं बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है, इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखिए इस प्रकार से मैंने त्रिभुज आपको दे दिया। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज मैंने क्यों रखा, ये समझ जाइए आप। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक ट्रिपलेट के बारे में बताया था, ट्रिपलेट है ना, उसको जरूर जाके आप देखिएगा, ट्रिपलेट के बारे में बताया था। तो देखिए ये 5 12 और 13 भी क्या है, एक ट्रिपलेट ही है, जहां पर जो कर्ण है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, 13 है, और वहीं आधार 5 ले लेते हैं और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12। ये ट्रिपलेट में मैंने बताया था कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, तो सीधा आप बता सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको नहीं निकालना, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं कि कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलिए उतना तो दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ जाइए। तो देखिए यहाँ पर इनका अनुपात दिया है 5:12:13 के अनुपात में, इसका परिमाप दिया गया है 90 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, है ना, बस इतना आपको चाहिए। तो चलिए भैया भुजाएं हम मान लेते हैं, भुजाएं मान लेते हैं x के रूप में, तो इसको मान लेता हूं मैं 5x, भुजा अनुपात में दिया है तो 5x, और ये है 12x, एक भुजा हो जाएगी 12x और कर्ण हो जाएगा 13x। ठीक है, इस प्रकार से मैंने भुजा मान लिया 5x 5x 12x, और यार क्या हो रहा है 12x, और ये हो जाएगा 13x, इस प्रकार से मैंने भुजा मान लिया, और सभी का परिमाप 90 है, इसका मतलब सभी भुजाओं का योग 90 है। तो चलिए भैया परिमाप हो जाएगा 5x धन 12x धन 13x बराबर 90। चलिए भैया जोड़िए, तो ये हो जाएगा 30x, 30x बराबर 90, x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो भैया भुजाओं की संख्या, भुजा मिल जाएगी हमको, x बराबर रख दीजिए 3, यहाँ पर x बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, 13 गुणित 3 बराबर कितना हो जाएगा 39, मतलब ये भुजा आ जाएगी हमको 39 मिल जाएगी। यहाँ पर x बराबर 3 रखिए तो 5 गुणा 3 बराबर 15, तो ये भुजा हमको मिल गई 15। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर x बराबर 3 रखिए तो 12 गुणा 3 बराबर 12 तिया 36, ये भुजा भी हमको मिल गई। आखिर हमको इस भुजा की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है क्या, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, होती है, होती है। तो चलिए 1/2, आधार हमको मिल गया कितना 15, ऊंचाई हमको मिल गया है 36। तो देखिए इसीलिए आपको ट्रिपलेट याद रखना जरूरी है, कि कौन सा त्रिभुज है ये पता रहेगा तभी तो उसका क्षेत्रफल लगाओगे, है ना। तो ट्रिपलेट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16, तो 18 और इंटू 15 करना है, 18 इंटू 15 करना है, ये हो जाएगा 18 पंचे 90 इंटू 18 एकम 18, ये हो जाएगा 0, 8 8 16 1 17, ये 270 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मूल से संबंधित प्रश्न बनते हैं। पिछले बार हॉस्टल वार्डन में भी इस प्रकार से प्रश्न बने हुए थे, इसी प्रकार से इसलिए भी मैंने इस प्रकार से प्रश्न लाए हुए हैं। चलिए दिया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 49 इज इक्वल टू 0 है और मूल समान है इनके, ठीक है, मूल समान है, तो के का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो इस प्रकार के समीकरण को, ये द्विघात समीकरण है, इसकी तुलना इससे करना है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दीजिए इसकी। तो अगर इस समीकरण की इससे तुलना कीजिएगा तो ए बराबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक्स के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर बी के जगह में क्या है, बी के जगह में माइनस के है और सी के जगह में क्या है 49 है। देखिए यहाँ पर बोला है मूल समान है, अगर मूल समान बोला है इसका मतलब डी अर्थात विविक्त कर क्या होता है 0, यही फॉर्मूला होता है, डी बराबर 0 होता है जब मूल समान होते हैं। देखिए डी का मान हम कैसे निकालते हैं, डी का मान हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये होता है, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस आप सॉल्व कीजिए, तो बी का मान कितना दिया है 49, सॉरी ए, तो माइनस के का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान कितना है 49, ये बराबर 0, ठीक है। तो माइनस के का वर्ग मतलब के स्क्वायर, माइनस 49 इंटू 4 कीजिए तो के 9 चौक 36, 36 3 4 चौक 16 और 3 19, ठीक है, ये हो जाएगा 196। देखिए के हो जाएगा के बराबर अंडर रूट 196, इसमें अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो के बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पर जब भी मूल समान है इसका मतलब डी बराबर 0 होता है और डी का मान निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बस यहाँ पर आपको इस प्रकार से मानना है। तो देखिए इस प्रकार से दोस्तों वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हुई, लेकिन मैंने क्या है एक प्रश्न के पीछे दो मेथड भी बताए हैं और किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है ना, बहुत ही बेसिक मेथड से भी आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो देखिए इजी तो प्रश्न अब वर्तमान में बनते नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आपका लेवल बढ़ाना होगा। अब इसी प्रकार से अदर सब्जेक्ट के भी आपको चाहिए, जैसे रीजनिंग हिंदी के भी चाहिए, तो आप कमेंट में बताइए, यस लिखिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।